से बता देता हूँ। ये 2 नए बच्चे ने ज्वाइन किया है, ये भी नए हैं। तो हमने करा था पहले तो स्लोप ऑफ अ लाइन, पहला करा था हमने स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या होती थी मैंने बताया था आपको। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उसका टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ लाइन। इसको एम से डिनोट करते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन एम ये होती है ना। अब ऐसे होती तो ये एंगल लेता, ठीक है, तो टेन ऑफ दिस थीटा ये स्लोप है। और अगर 2 पॉइंट दे रखे हो x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप m क्या हो जाती है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। जिसको हम अभी dy by dx पढ़ के हैं वो स्लोप ही कहलाती है, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक, तो ये तो हमने पिछली क्लास में स्लोप के बारे में पढ़ा। फिर स्लोप में ये पढ़ा था कि अगर 2 लाइन पैरेलल हो जाए, लाइन L1 एंड लाइन L2 पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L2। दोनों की स्लोप इक्वल होगी, है ना। ये भी बताया था क्यों होगी कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल डाल दो तो एंगल मेड बाय द लाइन ये भी थीटा ही होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि एंगल्स ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी, ठीक है जी, बोलते जाना, नहीं समझ में आ रहा। तो एक कंडीशन ये बताई थी। फिर दूसरी कंडीशन ये बताई थी कि अगर एक लाइन L1 और लाइन L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो कंडीशन होती है M1 M2 इज इक्वल टू -1। मतलब दोनों का जो स्लोप है उनका मल्टीप्लिकेशन के साथ चाहिए -1। समझ में आगे पे। तो ये कंडीशन थी हमने स्लोप से रिलेटेड जो कराई थी। फिर हमने करा था एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन के बीच में 2 लाइंस। एंगल क्या होगा, जैसे मान लो ये लाइन ऐसे गई तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये एंगल पाई माइनस थीटा ये वाला भी हो सकता है, दोनों एंगल हो सकते हैं। एंगल बिटवीन 2 लाइंस ये भी बोल सकता हूँ और ये भी बोल सकता हूँ, ऐसे बोल। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में डिराइव भी करा था, अब डिराइव तो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन इसका फॉर्मूला ये होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये स्लोप ऑफ अ एंगल मेड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो 2 एंगल निकल सकते हैं, मॉडुलस है तो इसका मतलब 2 वैल्यूज आ सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये tan थीटा एंगल बिटवीन 2 लाइंस का यूज करा था, ठीक है। और क्या करा था हमने, इसके बाद हमने करा था 1 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप m। उसकी स्लोप हमें पता हो, या तो स्लोप पता हो या ये पता हो कि वो लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो हम tan थीटा निकाल लेंगे। मान लो उसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो अगर 1 2 से पास हो रही है तो भैया 1 2 पॉइंट हो गया, और वो x एक्सिस के साथ एंगल बना 30 डिग्री, तो स्लोप कितनी हो गई जी, tan 30 होगी। तो tan 30 कितनी होती है, 1/√3। तो आपके पास अभी मैं बता रहा हूँ इसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड स्लोप m। ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर दी थी, बात इधर ना। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 हमारी लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बेटा समझ में, ऐसे परेशान से नहीं हो गया, ठीक। तो ये किसी कॉपी में तो उतार लेना, तो ये वीडियो देखो ना, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस,
अब इसके बाद हमने करा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नहीं 2 पॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन x1 y1 x2, इससे पास होने वाली लाइन हमारी जो है वो 2 पॉइंट से वो क्या होती है, तो 2 पॉइंट्स या तो डायरेक्ट लिख लेना उसको, जैसे मैंने बताया था y माइनस y1, और स्लोप हम 2 पॉइंट से निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। केवल ये m जो है हमने m की जगह ये रख दिया है, क्योंकि हमारे को डायरेक्ट m तो दे नहीं रखा था, हमें तो 2 पॉइंट दे रखे हैं। 2 पॉइंट से स्लोप निकालना मैंने बताया आपको, है ना, स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वो मैंने उठाया है, या तो अलग निकाल लो 2 पॉइंट से स्लोप और इसी इक्वेशन में डाल दो। अब ये भी बताया था और ये बताया था यहाँ x1 y1 की जगह x2 y2 भी हो सकता है, मतलब जो जिन 2 पॉइंट से पास हो रही है उनमें से कोई सा भी पॉइंट आप ले सकते हैं, स्लोप भी ले सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं, स्लोप निकालेंगे। जैसे मैंने कल बताया भी था 1 2 दे दिए और मान लो 5 7 दे दिया, है ना, ऐसा पॉइंट ले लिए भाई इससे पास होने वाली लाइन बता दो मुझे क्या होगी। तो लाइन निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, स्लोप निकालो पहले, चेंज इन y, मतलब 7 बन गया 2 का 7 बन गया, 7 माइनस 2 चेंज आ गया, 5 माइनस 1 4 आ गया, तो ये आ गया जी 5 और ये आ गया 4, तो स्लोप क्या हो गया आपके पास 5/4। अब आपको इक्वेशन निकालनी है तो इससे पुट करो, तो y माइनस y1, अब y1 चाहे मैं इसमें से ले लूँ इसे y1 x1 या इसको ले लूँ x2 y2, किसी को भी ले सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने y माइनस y1 पहले वाला ही ले लिया और x माइनस x1 ये ले लिया, ये x1 है ये y1 है मेरे पास, और स्लोप मैंने निकाल ली, इसमें पुट कर दी। तो इसे सॉल्व करोगे तो 4y माइनस 8 इक्वल टू 5x माइनस 5, तो इससे 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन आ रही। अब अगर मान लो मैंने ये भी बता दिया था करके, तो मैं बता देता हूँ कि भाई अगर मैं 5 7 पॉइंट डाल दूँ, स्लोप वही रखूँ, तो मेरे को आंसर वही मिलना चाहिए, 4y माइनस 28 5x माइनस 25, इन सबको घर ले जाओ, 5x माइनस 4y प्लस 3 0 देखो वही आ गया 28 माइनस। तो यू कैन यूज एनी ऑफ द 2 पॉइंट्स स्लोप निकालने के लिए भी, किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 मान सकते हो। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस निकालने का तरीका आ गया कि अगर 1 पॉइंट एक स्लोप दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे, अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो इक्वेशन लाइन की हम कैसे निकालेंगे। फिर हमने करी थी एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जैसे मान लो ये लाइन दे दी हमने, ऐसे नहीं, अब इसने, अब स्लोप इंटरसेप्ट में इंटरसेप्ट क्या है, दिस इज y इंटरसेप्ट, ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। जब लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में पड़ी हो आपके पास, देन इट इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी हो सकती है, अब एक ही टाइप की इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मिला सकते हैं, एक अभी पढ़ा हुआ इंटरसेप्ट फॉर्म उसमें मिला सकते हैं, एक अभी पढ़ा हुआ नॉर्मल फॉर्म उसमें मिला सकते हैं, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये पता होना चाहिए लाइन की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है, या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, है ना, चाहे x इज इक्वल टू 5 आ जाए वो भी लाइन है, y इज इक्वल टू 7 आ जाए वो भी एक लाइन है ना, x प्लस y इज इक्वल टू 7 आ जाए वो भी एक लाइन। समझ में आ गई बात मेरी? अभी पहले ये समझो कि भाई इससे x इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है। लाइन ने x एक्सिस को भी काटा है, y एक्सिस को भी काटा है, तो जितनी दूरी से ओरिजिन से इसने काटा इसे, ये दूरी कहलाएगी इसकी x इंटरसेप्ट, ये क्या कहलाएगी x इंटरसेप्ट, और ये दूरी कैसी कहलाएगी y इंटरसेप्ट, है ना, दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। अब इस टाइप में आपको केवल y इंटरसेप्ट होता है, इसमें क्या होता है केवल y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट गिवन ही नहीं होता।
आपसे कहेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग वाई इंटरसेप्ट फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन और फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन, ऐसे भी देंगे। पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर से जा रही है, नेगेटिव है तो मतलब नीचे से जा रही है, काट के। तो वहाँ पर सी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अगर उसने कहा पॉजिटिव डायरेक्शन तो सी की वैल्यू पॉजिटिव लेना, नीचे से जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन तो नेगेटिव सी की वैल्यू, ठीक है। और स्लोप गिवन होगी क्वेश्चन में, या तो स्लोप गिवन होगी या एंगल जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। दो ही तरीके से हो सकते हैं स्लोप और। तो आप इसमें उठाओ, इसमें डाल देना, सी की वैल्यू डाल देना और एम की वैल्यू दे रखी होगी वो डाल देना कुछ, ठीक, समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट। और ये इक्वेशन है वेरी गुड पॉइंट है वो, एक्स और वाई, तो फिर तूने एक्स और वाई दोनों डाल दी तो फिर तेरे पास आया क्या नंबर, इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन ही तो निकाल रही है। अब तुझे कहा स्लोप तेरे को दे रखी 2 और वाई इंटरसेप्ट को सी दे रखा -4। अब दूसरे का लाइन की इक्वेशन निकाल, तो क्या करेगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, दिस इज द इक्वेशन करेगी, ठीक है। अब इसको अगर ड्रॉ करेगी ना तो ये लाइन नीचे से ही जाएगी, देख के पता चलता है भाई -4 है, इंटरसेप्ट जो है वो नीचे है, तो इसका मतलब नीचे की तरफ से जाएगी। अगर प्लस होगा तो ऊपर से जाएगी। अब चाहे वो ऐसे जाए नहीं नीचे वाली, चाहे ऐसे जाए नीचे वाली, उससे हमें पता नहीं है कि कैसे जाएगी। ऊपर वाली भी ऐसे जा सकती है या ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ठीक है। तो दिस इज नॉट स्लोप इंटरसेप्ट। ये तो हो गई पिछली वाली बात, ठीक है, समझ आ गया। इधर ध्यान दें। इसके बाद आता है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये आ रही है इंटरसेप्ट। अब किसी भी लाइन ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को काट दिया, कैसे भी काट सकता है, इधर काट दे, इधर काट दे, उधर काट दे, उससे कुछ नहीं। अब इसने काट दिया, अब आपसे कहा कि भाई इतनी दूरी से काट दिया एक्स एक्सिस को ए से, और इसको काट दिया जी बी से, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट इज डी। तो मतलब ये पॉइंट क्या हो गया 0, बी हो गया कि नहीं, ये बी डिस्टेंस है तो ये बी हो गया ना, वाई तो बी हो गया, एक्स 0 होता ही है, और यहाँ क्या हो गया ये 0। समझ में आ गया। अब अगर मेरे से कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों हो जाएगा, ये इक्वेशन इन दो पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन है ना, A0 और 0B से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन को निकालो, निकालो 0B और A0 से पास होने वाली इक्वेशन आप निकालो। अब तुम्हारे पास इन दो पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन हमने सॉल्व करी, ये तुम्हारे पास ऐसी आ गई, ऐसी बना दी मैंने, आई तो ये थी bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, ये इक्वेशन आएगी ना, इन दो पॉइंट से पास होने वाली A0 और 0B से, ये बात समझ में आती है। तो मैंने इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया, ये इसलिए कन्वर्ट कर दिया ताकि अब मैं इस इक्वेशन को बोलता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है जो x के नीचे वैल्यू आ रही है वो तो x की दूरी है ओरिजिन से, जहाँ से लाइन ने x एक्सिस को काटा उस दूरी को हम x इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये एक तो ये दे रखा है, एक जहाँ से उसने y एक्सिस को काटा उस दूरी को हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं, वो भी। तो इसलिए इसमें केवल दिख रहा है सामने सामने ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। मतलब अगर क्वेश्चन में ये दे रखा हो, ऐसे इक्वेशन हो आपके पास, ठीक है, मान लो ऐसे दे रखा, तो आपको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने में 1 सेकंड लगेगा। भाई x इंटरसेप्ट क्या 4, y इंटरसेप्ट क्या 2। अब किन दो पॉइंट से पास हो रही है लाइन, 4,0, 0,2। ये बिल्कुल हो गई, चक्कर काट के हुई, क्या होगा, क्यों हुई है सर, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट तो यही है ना, मतलब ये पॉइंट, ये दूरी अगर 4 है तो ये पॉइंट क्या होगा 4,0, और अगर ये 2 है तो ये कितना होगा 0,2। समझ में आ गया।
तो इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, पर क्वेश्चन इसके ऊपर फॉर्म होते हैं, इसलिए ऐसा पढ़ाना पड़ता है तुम्हें चीज़। अब वो क्वेश्चन में कई बार ऐसा बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose x intercept is twice y intercept and line is passing through point 1 2, ऐसा दे दिया। ठीक है, अब समझ रहा चीज़, ये लिखने की जो है ये लिख लो, खाली लिख रहा है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, अब उसने कहा, उसने बोला क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट is twice y intercept, ऐसा दे दिया, and line passes through 1, 2, 1 ऐसा क्वेश्चन दे दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग its x intercept twice its y intercept and line passes through 1। अब आपको पता है इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, तो तुमने तुरंत एकदम पहले तो ये लिख दी इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट। अब कह रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट दुगना है किससे, वाई इंटरसेप्ट। तो भावना बताएगी मैं किसकी जगह क्या लिखूं, जहाँ ए लिखा है वहाँ 2 भी लिखूं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जहाँ ए लिखा है वहाँ 2 भी लिख देता हूँ, क्योंकि इसका दुगना है, एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस वाई इंटरसेप्ट, ये डबल पॉइंट। अब ये क्वेश्चन है, अब कोई भी लाइन जिस पॉइंट से पास होती होती है, ये बहुत दिमाग में बिठाओ चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट उसकी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये बचपन से तुम 10वीं क्लास से तुम पढ़ाते आ रहे हैं, है ना। इसके ऊपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन भी होते थे तुम्हारे, वो के की वैल्यू निकलवाते थे कि भाई ये पॉइंट जो है, पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे और कहते थे ये लाइन क्रॉसेस दिस लाइन सेगमेंट, इसकी इक्वेशन ये दे देते तुम्हें। ऐसा क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास 10th क्लास में अभी करके आए हो, तो मान लो ये 1 2 3 4 है, मान लो ये लाइन दे रखी है, ये सेगमेंट है, इसको एक लाइन जा रही है काट के 3x + 4y - k = 0, और ये इसको काट के जा रही है और 1:2 के रेशो में काट के जा रही है, और तुमसे कहते थे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऐसा करते थे कुछ। तो हम क्या करते थे, सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे, ये पॉइंट आ जाता था, इस पॉइंट को इसमें डाल देते थे। क्यों डाल देते थे, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई जिसको नहीं समझ में आता वो समझ लो, मान लो x + y = 4 है। अब मैं कहूँ क्या इसके ऊपर 2 7 लाई करेगा, तो तुमने कहा भाई 2 7 को x और y की जगह डाल के देखो, तुमने कहा 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर, तो इसका मतलब ये 2 7 डज नॉट लाई ऑन द लाइन। पर अगर मैं कहूँ कि इसमें 1 3 डाल दो तो ये सेटिस्फाई करेगा, हाँ जी 1 + 3 = 4, तो वो सेटिस्फाई करेगा। जब हमें चेक करना हो कि भाई ये पॉइंट इसमें लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं उस पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल के देख लेता हूँ। अगर दोनों साइड बराबर हो गई तो मैं कह दूंगा पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। पर अगर मुझे कंफर्म्ड हो कि ये पॉइंट इस पर लाई करेगा, तो मैं खुद के कहूँगा कि ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं मान लेता हूँ ये करेगा, ये तो है इसको, तो करेगा इसकी इक्वेशन। समझ में आ रही है? अब ये पॉइंट इस लाइन से पास हो रहा है, मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 1 2, तो ये इसका मतलब ये पॉइंट इस पर डाल सकता हूँ मैं, x की जगह और y की जगह ये डाल दूँ, तो इससे b की वैल्यू आ जाएगी, 2 भी एलसीएम हो गया, तो क्या बन गया इसका, बल्कि b को उधर ही ले जाओ तो अच्छा है। ये कितना हो जाएगा, फिर 2 + 1/2 कितना हो गया, 5/2, तो b की वैल्यू आ गई 5/2। मैंने क्या करा, b कॉमन लिया और उधर संगा दिया, तो 1/2 + 2 बच गया, तो 1/2 + 2 कितना होता है 5/2, तो b की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ डाल दो इसको, अब x/2b मतलब 5 है ना, तो कट जाएगा, ऐसा डालूंगा तो, और प्लस y/b की जगह डाल दिया 5/2, तो 5/2 डालूंगा 2 पर चला जाएगा इसलिए 2। अब तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बन गई भाई, x + 2y = 5, ये आपकी इक्वेशन आ गई लाइन। समझ में आ गई बात। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंटरसेप्ट फॉर्म में आएंगे। अभी इसको उतारने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें ब्रीफ कर रहा हूँ सब चीज़ें, क्वेश्चन तो बहुत सारे ढेर सारे करेंगे। समझ में आ गई बात। अभी पहले लाइन को समझो, लाइन में हमें क्या क्या आएगा। तो हमने अभी तक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कर ली, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म कर ली,
है ना, इसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई जो भी एक्स के नीचे, पर शर्त ये है +1 होगा, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर -1 होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर उस माइनस को हटाना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, राइट साइड में प्लस भी होना चाहिए, +1, है ना। फिर एक और इक्वेशन आ जाती है जो तुम्हें करनी है, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल, ये समझो बस, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आ जाती है और ये याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा तुम्हें नहीं पता। लाइन की इक्वेशन निकालने का देगा, अलग अलग कंडीशंस होंगी, तो कंडीशन के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कि मेरे को कौन सी इक्वेशन लगानी है। अच्छा समझ रहे, आप डिसाइड करो। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है अगर नॉर्मल फॉर्म लगाओ जी, इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या करना है। मैंने इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, इसका बेस्ट यूज मैं कैसे कर सकता हूँ इक्वेशन निकालने का, ये तुम्हारा काम है, ये किसी और का काम नहीं है। अब इसमें कंडीशन क्या होगी, क्वेश्चन यहाँ कैसे आएगा, इसमें दे रखा होगा लाइन की इक्वेशन निकालो, और इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन गिवन होगा कि वे 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट दूर है ये ओरिजिन से। बात समझ में आ गई। और ये जो परपेंडिकुलर है ये एंगल एल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। ये जो परपेंडिकुलर है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये दो कंडीशन गिवन होंगी, इसके लिए जरूरी है। समझ में आ गई। ये याद रखनी है, क्या है भाई, फिगर याद रखनी है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू बी। ये नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी, नॉर्मल। समझ में आ गई। ठीक है, अब ये कैसे आई, ये कैसे आ गई, सब क्यों लिख दिया आपने ऐसे। तो ये उन्हीं कंसेप्ट से आई है जो तुमने अब तक करे हैं। कैसे करे हैं, ये गिवन होगी इसमें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो आप इससे ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, भावना बताइए कैसे निकालते हैं। ये निकालना है मुझे, ओ से लेकर एक तक, मान लो ये ओ है, ये कैसे निकालेगी। हाँ तो क्या निकालेगी बता, कौन सा लगाओ, हाइपोटेन्यूज निकालो। क्या लूँ, साइन ले लो, बोलना कि सर साइन ले लो। साइन एल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, लाइट गई है। ट्रायंगल बन गया, ये मान लो ओ ए बी ले लेता हूँ इसको। इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो बेस होता है, और जिस इसके ये बेस के अलावा दूसरा वाला जो है परपेंडिकुलर होता है। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो अब इसमें साइन नहीं लगे, इसमें कॉस लगे। अब ये पहचान मैंने 10वीं में कितनी बार बताई कि भाई बेस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं। नंबर इसीलिए तो कम रहे तेरे, सुनती थी ना मेरी बात। जिस लाइन के साथ एंगल बन रहा हो, जिस लाइन के साथ एंगल बन रहा हो उसे बेस कहते हैं। उसके सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस एल्फा लगाओ जरा पहले इसमें। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये गिवन है, P अपॉन हाइपोटेन्यूज OA तुम्हें निकालना है ना। तो आपके पास ये OA क्या आ गया, P अपॉन कॉस एल्फा। आगे कि नहीं, तो आगे की बात। तो इसका मतलब ये दूरी जो है, ये पॉइंट जो है मेरा क्या हो गया, या ये डिस्टेंस कितना हो गया, P अपॉन कॉस। इतनी बात समझ में आती है सब। अब ऐसे ही आपने AB निकाल लेना है। मेरे को क्या चाहिए, और ये पॉइंट चाहिए ना मुझे, तो मुझे ये पॉइंट चाहिए। अब मैं इस पॉइंट को कैसे निकालूंगा, बताओ, तुम बताओ अपने आप।
तो कैसे निकालना? वो ऊपर वाला पॉइंट, ये पॉइंट कैसे निकालना? तो ट्रायंगल तो नीचे है, साइन अल्फा ऊपर कहाँ जाएगा? 90 डिग्री वो भी कर अल्फा और वो वाला ऊपर एंगल सेम होगा। कौन सा एंगल सेम होगा? जो अल्फा और जो पॉइंट के साथ जो ऊपर वाला एंगल है ये। ये 10वीं क्लास में प्रूफ करा था मैंने, ये भी भूल गई है ना? ये प्रूफ करवाया था मैंने, फिर दोबारा कराऊं क्या? तो ये एंगल होगा। अब ये भी ना याद आया तुम्हें, सर हमें तो प्रूफ नहीं है भाई, ये तो 90 माइनस अल्फा होगा। ये ट्रायंगल ले लो ऊपर वाला, अब मुझे ये लेंथ निकालनी ना, तो ट्रायंगल तो मैं ऊपर वाला ही लूंगा। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये पूरा 90 दे दो, ये 90 माइनस अल्फा होगा। अब आप इसके साथ जो एंगल बन रहा है 90 माइनस अल्फा, और इस 90 को जोड़ दो, और इस वाले एंगल को जोड़ दो, इज इक्वल टू 180 रख दो। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना? एंगल सम प्रॉपर्टी पता है तुम्हें? 9th क्लास में से एंगल सम प्रॉपर्टी बता दी। एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चे कह रहे हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी मैडम ने कहा है नहीं कोर्स में, बताओ। ट्रायंगल का चैप्टर ही बस अब ट्रायंगल के चैप्टर का नाम है राइट दी एप्लिक, तो इसकी स्पेलिंग ऑफ ट्रायंगल यही है करेगा। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या डूब मरेंगे? तो मान लो ये मैं एंगल 1 मान लो, तो एंगल 1 प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों मिलके कट गए, तो एंगल 1 कितना हो गया जी? अल्फा हो गया। ठीक है, तो ये अल्फा मान लूँ मैं। अगर तुमने ये भी नहीं निकालना भाई, मुझे नहीं निकालना, मैं तो इसी से करूँगा, तो कर लो। ये बेस हो गया, जिसके साथ एंगल बनना है वो बेस हो गया, है ना? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब जब तुम्हें निकालना क्या है, गिवन क्या है तुम्हें? बेस। बेस पता है ना, ये p पता है ना, तो cos 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बेस मतलब p अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ये जो भी OB लिया तुमने OB, तो ये होता है sin अल्फा। भाई cos 90 माइनस अल्फा क्या होगा? sin अल्फा। तो ये तुम्हारे पास OB क्या आ गया? p अपॉन, कितनी बात समझ में आ गई? ये भी समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई। ये OA कैसे निकला और OB कैसे निकला, समझ में आ गया ना? अब चाहो तो पॉइंट 2 लेकर उससे इक्वेशन निकाल लो, और या चाहो तो ऐसे लिख लो। भाई ये तो पता ही है मुझे, y इंटरसेप्ट फॉर्म तो ये पता है ना, तो ये समझ लो OA क्या है मेरा? A, ये दूरी तो है, तो इसकी जगह A की जगह डाल दो ये x अपॉन p cos अल्फा, p अपॉन cos अल्फा, p अपॉन cos अल्फा, और y b के नीचे क्या डाल दो? p अपॉन sin अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos अल्फा तो ऊपर, x cos अल्फा अपॉन p, ये भी ऊपर y sin अल्फा अपॉन p इज इक्वल टू 1। तो p उधर ले जाओ, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यही तो इक्वेशन बनाएंगे। करना वही है जो पहले कर रहे हो। कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे तो रट्टे मारते रहोगे, नहीं तो फिर ये समझ में आ जाएगी तो कर लोगे, कहीं पे भी फंसोगे नहीं, कहीं पे कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मार लोगे। पर अगर नहीं समझोगे, रट्टे मार के चलोगे तो फिर कुछ नहीं आने का समझ में। अभी करके जा रहे हो, 2 महीने बाद तो पता ही नहीं पाने का स्ट्रेट लाइन कहाँ गया। समझ में आ गए? तो ये तीसरी टाइप आ गई हमारे पास, जिसको किसी भी लाइन को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे मान लो आपको दे दिया 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दे दो। आपसे कहा जाए भाई पहले इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बता दो। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी हमारे पास, है ना? तो कोई भी लाइन जो y एक्सिस को काट के जा रही है c डिस्टेंस से, और उसका स्लोप m है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट। तो इसको ऐसे में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है। 4y इधर रखो ऐसे, और फिर 4 से डिवाइड कर दो, है ना? कट गया। तो देखो इसकी शक्ल जो है बिल्कुल ऐसी हो गई, ये m हो गया और ये c हो गया, है ना?
कभी भी किसी क्वेश्चन में आपसे कहा लाइन की क्वेश्चन दे रखी फाइंड द स्लोप, तो एक तरीका तो ये है कि आप उसको इस फॉर्म में ले आओ, जिस फॉर्म में ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आई थी, राइट चली गई चपक के भाग गई, ठीक है। तो स्लोप जो है वो m हमारा हो जाएगा, समझ में आ गई बात है। अगर इसको मैं इस फॉर्म में ले आऊँ जो कि मैंने ऐसा करा, तो ये दिस इज माई स्लोप, ठीक। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि भाई इससे सीधी मैं स्लोप बता दूँ, मैं ऐसे नहीं करना चाहता, इसको कन्वर्ट करने का चक्कर नहीं, डायरेक्ट। तो स्लोप क्या होती है, माइनस बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, माइनस बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 3, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, स्लोप निकालने। तो किसी भी लाइन से स्लोप निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, माइनस बाहर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जो भी दे रखी हो, तो मैं कैसी भी लाइन पड़ी हुई है उसके स्लोप निकालेंगे। तो ये स्लोप निकालने का तरीका है, या फिर इसको इसमें कन्वर्ट करो फिर स्लोप निकालो। तो दो तरीके हैं इसमें स्लोप निकालने, है ना। या एक तरीका और होता है, या इसका तरीका एक और क्या है जो आपने अब सीख लिया, इसलिए बता देता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy बाई डी एक्स जो आएगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। अब जैसे ये दे दिया इसमें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो। तो ऐसे लिखो 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ठीक है। ये 3 इंटू ये तो हो गया 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 x का, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया 0। तो इससे डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे ना, 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, ये स्लोप निकालने के 3 तरीके होता है स्लोप निकालने के, है ना। तो चाहे तो उस लाइन का स्लोप को निकाल दो डी वाई बाई डी एक्स, तो भी निकल आएगी, और क्यों सिरदर्दी करनी, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई विद नेगेटिव, बस ये सबसे आसान है। पर अगर वो कहे कि भैया तुम्हें वाई इंटरसेप्ट बताना है, इससे वाई इंटरसेप्ट और स्लोप बतानी है, तो फिर तुम्हें मजबूरन इसमें ही लाना पड़ेगा। इसको करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, ये नहीं कि ऐसे लाओगे तो ही होगा। तो कंसेप्ट समझ गए तो फिर तो हर तरह से कर सकते हो। पर अगर अभी जैसे स्टार्ट है, समझ में नहीं आई चीज़ें, नई नई सीख रहे हो, तो पहले ध्यान रखो भाई स्लोप भी निकालनी है, इंटरसेप्ट भी निकालना वाई का, तो उठाओ और इसमें डाल दो, इस फॉर्म में ले आओ और एम और सी की वैल्यू बता दो, और समझ में आ गई। अगर मान लो तुम नहीं करना चाहते हैं वो, जब तो नहीं करना चाहते, हमें तो एम एक्स सी अच्छा नहीं लगता, हम तो अपने तरीके से कैसे करोगे बताओ। एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये लाइन की क्वेश्चन है। तुमसे कहा वाई इंटरसेप्ट बताओ, वाई इंटरसेप्ट बताओ इसका। तो तुम क्या करोगे, छुट्टे के साथ ही इस इक्वेशन में x को 0 रख देंगे। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 भी है ना, 0 भी होता है ना, और x इंटरसेप्ट में पॉइंट होता है a0। तो y भी जब तुम नापोगे तो वहाँ पर x कोऑर्डिनेट कैसा होगा 0, तो यहाँ पर 0 रख दो। तो 4y इज इक्वल टू 5, तो y क्या आएगा 5/4 ही आएगा, तो तुमने लिखा है 5/4 सर। फिर दोबारा कर देता हूँ, पीछे है हमारे पास, बताया तो ये 5/4 आएगा। वाई इंटरसेप्ट स्लोप की बात नहीं करता, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट ऐसे निकाल लिया या फिर ऐसे निकाल लिया, इक्वेशन में x को 0 रख दो तो वाई इंटरसेप्ट आ गया, अगर y को 0 रख दो समझ आ गई। अब वो तो बताई दी स्लोप तो कंपल्सन कुछ नहीं है, और अगर चीज़ें याद रखोगे समझ लोगे आसान हो जाएगी चीज़ें, कहीं फंसोगे नहीं। और अगर तुम फॉर्मूले रट के जाओगे, ये आ गया तो कर दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, ये नहीं है। अभी तो ABCD सिखा रहा हूँ, छोटी वाली, ए लिखो पकड़ के हाथ, बी लिखो। अभी जब सेंटेंस लिखने शुरू करोगे कहूँ ना एस से लिखो इस पर, जब एक्चुअल में चैप्टर समझ में आएगा। अभी तो शुरुआत हुई है,
ठीक है, इसलिए टेंशन लेनी है। चैप्टर अच्छा है ये, बढ़िया चैप्टर्स में आता है, इसकी गिनती होती है पूरे 11th क्लास की। और अगर स्कूल के हिसाब से करना है तो भाई स्कूल के हिसाब से तो वो एनसीईआरटी कराएंगे, उसी में से आ जाएगा। नहीं जरूरी नहीं आएगा तुम्हारा उसी में से, क्योंकि टीचर से नहीं मारते तुम्हारे साथ। टीचर पढ़ाती क्या है कुछ भी नहीं। जो कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर एक्चुअल में टीचर कराती भी है और देती भी है, वो रेयर है, कोई 100 में से 1 या 200। और नहीं तो कराती एनसीईआरटी है, देती आरटी शर्मा है। और उसमें से भी अगर उनसे तुरंत ही क्वेश्चन पेपर दे के पूछ लो ना, मैडम ये क्वेश्चन करके दिखा दो, तो 90% फेल हो जाएगी। सच्चाई बता रहा हूँ, कहेंगे बेटा कल पूछ, ठीक है। कंसेप्ट समझा करो, चीज़ों को कंसेप्ट समझो तो तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी। चीज़ें ऐसे कॉन्फिडेंट हो जाओगे तुम पढ़ने के लिए, पर पढ़ो जाके साथ। अब ये बहाना नहीं होना चाहिए तुम्हारा कि सर मेरे तो एग्जाम चल रहे, मैं तो पढ़ नहीं पाया। आधा घंटा जरूर लगाओ, जब भी यहाँ से जाओ आधा घंटा पढ़ाई करो, सर ने क्या पढ़ाया। अगर आधा घंटा भी लगा दिया तुमने तो तुम्हारे परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा ताज़ा ताज़ा। तुम 2-3 बार सोचोगे मैं 27 तारीख के बाद करूँगा, 22 तारीख के बाद करूँगा, फिर आए क्यों, तो बेकार है, यूजलेस है। समझ में आ गई बात है। अब ये मैंने बना दी किसी भी इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कर दूँ, किसी कोई ये जो तुमने लिखी थी इसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ। तो अब देखो कैसे करेंगे। 3x + 4y = 5 है। अब मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, x/a + y/b = 1। इसका मतलब मुझे यहाँ 1 लाना है, मेरा टारगेट क्या है, यहाँ 1 लाना, राइट साइड में। तो 5 से डिवाइड कर दो, आ गया 1। लेकिन क्या ये इसकी जैसी हो गई, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तो x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ तो 3 लिख रखा है या 4 लिख रखा है, ये 5 से डिवाइड करा। ठीक, अब क्या करूँगा, इसको उल्टा कर देता हूँ, ऐसे लिख दूँ, चलेगा। समझे, कोई ऊपर वाली चीज नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर चली जाती है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो 8वीं 7वीं से, नहीं है सकल को 12 बजे पक्का। तो x/3/5 y/5/2 = 1। अब ये x इंटरसेप्ट हो गई, हम ये बोलेंगे, ये y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट तो हमने निकाला ही था। चलिए अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करूँ मैं, y0 कर दूँ। इसी इक्वेशन से अगर मुझे क्या करना हो, x इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं क्या करूँ, y तो 3x = 5 हो जाएगा, x क्या आएगा 5/2। यही तो आया, y इंटरसेप्ट ये है। नहीं आई समझ में, पक्का आगे भी समझ में, जी पीछे आशीष को, चलो आगे। तो किसी भी इक्वेशन को 2 फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब इसकी थर्ड टाइप बचती है जो नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म में थर्ड वाली, उसमें कन्वर्ट कर, इसी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर, उसको भी सीख लो। हटा दो उसको, सिर्फ 3 ही टाइप है भाई। एक तो नॉर्मल फॉर्म है, जो नॉर्मल मीन्स की जनरल फॉर्म, ax + by = c, वो तो 1 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म से निकालते हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या कन्वर्ट करा, एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करी, दूसरे इंटरसेप्ट फॉर्म करी, इसी तरह तो उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मेरे को इसी को 3x + 4y को = 5, इसको मैं कह रहा हूँ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। तो इसका तरीका क्या है, पहले देखो कि राइट साइड पे जो कांस्टेंट है वो यहाँ राइट पे कांस्टेंट होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इक्वेशंस में ऐसे दे रखा होगा, तो इसको इधर ले जाओगे तो -5 हो जाएगा। पर यहाँ क्या याद रखना है कि कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड पे जाने के बाद भी पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो मैं क्या करूँ, -3x - 4y = 5। अच्छा मैं
अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया, इधर तो पॉजिटिव है ही है। अगर नहीं है तो तुम्हें पॉजिटिव ही रखना है उसको। फिर क्या करना है अगला स्टेप, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, उसका अंडर, तो ये भी 5 आ जाता है। 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये बात करते हैं ना 3 + 4 कर सकते हो, स्क्वायर से हटा दिया स्क्वायर रूट, ठीक है, बहुत करते थे। ठीक है, तो 3 + 4 7 नहीं हो सकता, 5 ही आएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको बनाना है, तो कोफिशिएंट इसके लिए मैंने अब 5 से सबको डिवाइड कर दिया, या जो भी आ जाए, जरूरी नहीं कि यहाँ 1 ही आएगा, कैन बी एनीथिंग। यहाँ 20 होता तो 5 से डिवाइड करता तो क्या आ जाता, 4 आ जाएगा, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो टाइप आई है, ये उसके जैसी ही टाइप आ गई, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p1। तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो cos अल्फा है, y के साथ जो कोफिशिएंट है वो sin अल्फा है, और p तो तुम्हें दे ही रखा है जो राइट साइड पे आ गया। कंफर्म करना चाहते हो, ट्रायंगल दे देना, जो अभी बनाई थी मैंने cos अल्फा वाले, देखो ठीक है, ये अल्फा है मेरा। अब तुम्हें ये डिस्टेंस क्या है, 1, ये p1 आया ना, p1 आया, और देखो p1 ले लिया ना तुमने। अब क्या करें हम इसका, देखो अब इसका ये कितना था डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 3 था ना, नहीं 5/3, ठीक। इससे अगर मैं cos अल्फा sin अल्फा निकालूं तो क्या निकलेगी, ये कितना हो जाएगा, ये cos अल्फा कितना हो जाएगा, मैं क्यों कर रहा हूँ इसको, ये 5/4 था, ये 5/4 था ना, cos अल्फा निकाल लो, cos अल्फा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/, ये हो गया 3/5, cos अल्फा 3/5 आ गया। अब इससे sin अल्फा निकाल लो, sin अल्फा कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्यों आ 1 - cos स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट ले लो, देख सकते हो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो आप इसे sin अल्फा निकाल सकते हो। ये बन गया 1 - 9/25 अपॉन अंडर रूट, तो ये 4/5 आ गया, आ गए। तो ये आपके पास sin अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5, मतलब इसका मतलब ये है कि जो पिछला क्वेश्चन हमने टाइप ली थी, अगर इसको मैं cos अल्फा ले रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 4/5 sin अल्फा ही आ जाएगा, अगर मैं इसको sin अल्फा ले रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये cos अल्फा बन जाएगा, इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट यहाँ दे रखा होगा, दैट विल बी डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन, हाँ इसमें माइनस था नहीं, मैंने तो ऊपर का बताया, मैं तो ऊपर वाले को, नीचे वाले को करना चाहो तो नीचे वाला हो जाएगा, उसमें क्या है, वो तो क्वाड्रेंट बदल जाएगी, बस यही तो होगा। कोई एक ट्रायंगल हमने पॉजिटिव लिया, वो नेगेटिव चले जाएगी, कोई थर्ड में बन सकता है, कोई फोर्थ में, उसके हिसाब से या नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसका अगर बना हुआ तो इसी के लिए ये 3/5 - 4/5, ये कितना होगा, अब ये इसमें x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर की तरफ -3/5, 0, और y कोऑर्डिनेट नीचे हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा इस ट्रायंगल की इस तरफ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको डायरेक्शन बताता है कि कौन सी क्वाड्रेंट में हम लाइन करें, लाइन कौन से पॉइंट से पास होकर
क्या चीज? 5 से डिवाइड 2 कर दिया और वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रूट 5 है नहीं इसमें हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 के साथ। वो जो इक्वेशन है उसमें। अच्छा मतलब मेरे को कह रही है कि मैं इसको बिल्कुल डायरेक्ट उससे कंपेयर कर दूँ, हाँ तो cos अल्फा अगर 3 है तो sin अल्फा 5 आ सकता है क्या? निकाल निकाल। अगर sin अल्फा 3 है, हाल तो 3 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि sin अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, पहली बात। और क्या अगर sin अल्फा को मैं 3 ले लूँ और cos अल्फा निकालना चाहूँ तो उससे क्या वो 4 आ जाएगा? ये नहीं। इसलिए ये तरीका है उन्होंने कि भाई ये अगर cos है तो ये sin होगा, ये sin है तो ये cos होगा। उसका स्क्वायर मतलब वो उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगी चीज़, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना? आगे चलो, ये चलो आगे। तो कन्वर्जन समझ में आ गया आपको कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एक लाइन को दूसरी फॉर्म में। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ में आए कि जो इतना सारा पढ़ा दिया उसको अप्लाई भी तो करना है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन of a straight line which makes an angle of tan inverse root 2 with the x-axis and cuts off and intercept of minus 3 by root 2 with the y-axis। बिल्कुल एक ही लाइन की क्वेश्चन है, एक बार लिखते हो जाएगा। क्या क्या गिवन है वो देख लो। एक तो दे रहा है कि भाई लाइन जो है ये एंगल बना रही है किसके साथ? विद एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। लाइन में एक्चुअल में क्वेश्चन में ऐसा भी होना चाहिए था भाई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये मतलब स्लोप दे रखी है उन्होंने। थीटा कितना दे रखा है? tan इनवर्स, तो tan थीटा कितना हो जाएगा कि आपका √2 विच इज इक्वल टू स्लोप। tan थीटा क्या होता है? स्लोप ही तो स्लोप हो गया आपके √2। और एक क्या दे रखा है आपको? y इंटरसेप्ट दे रखा है, मतलब -3 by √2 c दे रखा है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ी पढ़ेगी नहीं। तो m कितना दे रखा है? √2 x, c कितना दे रखा है? 3/√2। अब इसको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम तो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2x minus √2y is equal to 3। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ में आ गई बात? उत्तर दे कुछ इधर ले लिया ना। ठीक है, चलो आगे। हो गया?
find the equation of a line that has y-intercept 4 and is perpendicular to the line joining two comma minus 3 and 4 comma 2. ठीक है, क्वेश्चन का हल करना पड़ेगा। अब इसने क्या दिया है हमको, y इंटरसेप्ट दे रखा है, मतलब c दे रखा है, c तो बोल दे रखा है ना, और कह रहा है कि जो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालो, ये लाइन की इक्वेशन मान लो, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन जो है वो ये है L, और ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है जो इन दो पॉइंट से पास होके जा रही है, ऐसा बोला क्वेश्चन। देखो, एंड इज परपेंडिकुलर द लाइन टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। समझ में आ गई थी बात? अब मैंने समझाया था कि दो लाइन का स्लोप m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है ना। तो पहले इस लाइन का स्लोप निकालना, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, y2 minus y12 minus -3 अपॉन 4 minus 2, ये स्लोप निकालिए, तो कितना हो गया 2 + 3 5 अपॉन 2। एक बार मैं ध्यान से सुन लो, उतारना नहीं, स्लोप हो गया 5/2 इस लाइन का। अब या तो इसमें रख लो और दूसरे की निकाल लो, ये कल समझाया था उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मींस इस लाइन की स्लोप हो जाएगी -2/5। इसका जो भी साइन है उससे उल्टा साइन कर लो और इस वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर दो, 5/2 और 2/5 उसका 5/2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस। ये स्लोप हो गई, ये इंटरसेप्ट हो गया, y = mx + c, तो y = -2/5 × x प्लस, अब एलसीएम ले लो, आपके पास एलसीएम, ठीक है। तो आगे में उतार लो थोड़ा। अब यहाँ tan 15 दे रखा है ना, ये मेक्स एन एंगल, तो स्लोप क्या हो जाएगी tan 15। अब tan 15 निकालने के लिए इसको ऐसे लिख लो 45 - 30, तो ये हो जाएगा tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B, है ना। tan 45 होता है 1, ये होता है 1/√, अपॉन 1 + 1/√। एलसीएम ले लोगे तो सॉल्व कर लोगे, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। ये स्लोप आ गई आपकी, इस स्लोप को रैशनलाइज कर लोगे तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1, इसको रैशनलाइज कर लो, √3 - 1 √3, तो ये आ जाएगा आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 3 - 1 2, और इसको खोल दो 3 + 1 -2√3 अपॉन 2, तो आ जाएगा 2 - √2, एलसीएम लेके काट दें, तो ये स्लोप आ गई आपकी, इस फॉर्म में स्लोप आ गई। और c दे रखा -4, c कितना दे रखा -4, इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 4 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y, बस y = mx + u into x -4, बोलना मानना नहीं, इसको चाहो तो कर ले जाना वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे भी छोड़, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, find the equation
of the perpendicular bisector of the line segment joining the points A है 2,3 and B है 6,9। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो ये अगर तुम्हें ध्यान हो क्लास 10th में भी क्वेश्चन थे, क्लास 10th का क्वेश्चन है आर टी शर्मा में मैंने तो करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट करके करवाया था। बताओ किसको याद है कैसे समझाया था? यहाँ का कंसेप्ट तो छोड़ दो, यहाँ तो अभी हम कर ही लेंगे। ये आपका कंसेप्ट मत लगाओ, कंसेप्ट लगाओ 10वीं क्लास का भी तुमने लगाओ। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर दोनों इक्वल इक्वल होते हैं। भाई तुमने क्लास 10th में आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल लाइन कर देते हैं और वो लाइन सेम हो जाएंगे तो उसमें डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स डॉट कॉम्प्लेक्स कैसे बना के दिया क्या किया? ये दोनों लाइन से इक्वल होंगे तो इसमें डिस्टेंस कॉमन निकाल देंगे और पॉइंट जुड़ जाएगा। पॉइंट के साथ इसका डिस्टेंस कॉमन लगाएंगे और लगा इक्वल रख डिस्टेंस देंगे। बहुत जल्दी होगी। आगे भी पॉइंट तो कम से कम इतना याद रख पाई, ये बड़ी बात है। ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है। अभी हम क्लास 10 के हिसाब से करेंगे। अब अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है ना, मतलब ये मीडियन भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो ऐसा संभव केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही होता है और किसी ट्रायंगल में नहीं होता है। ये साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, जब भी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो होगा नहीं। तो इसका मतलब PA इज इक्वल टू PP है ना, तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो P पॉइंट मान लिया मैंने x और y, तो PA निकालो जरा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ कटता है क्या? कुछ नहीं कटता। तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर धर ले आओ, 12x माइनस 4x हो जाएगा और इसको भी धर ले आओ, माइनस 10y माइनस 6y हो जाएगा और कॉन्स्टेंट्स आगे उधर ले जाओ 36 और ये हो जाएगा 61 माइनस 9 और 4 13 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 8x माइनस 16y। ये कितना हो गया? इसमें से 4 जाएंगे तो 8 और 5 में से 1 अच्छा, तो 8 कॉमन ले लो, 8 से कम 8, 8 2 16 और 8 से 48। तो ये मेरी जो इक्वेशन आई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसकी इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। ठीक है, तो तू पॉइंट निकाल लेती पॉइंट। अब यही इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब हम नए कंसेप्ट से करेंगे इस वाले कंसेप्ट तो क्लास 11 को कराएंगे। ठीक है, टाइम दे दो, हो गया। अगली क्लास में ध्यान देना, यही क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है।